अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे लगता यह है कि हम मंजिल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम मंजिल हो सकती है, पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बहबूद, खुशहाली, पाकिस्तान में एक पायदार अमन का क़याम, ये तो हमारी मंजिल हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में फ़साद हो, इंतशार हो, खून रेज़ी हो या ऐसा ही फ़साद की कैफ़ियत हो जिससे लगे ये कि हर एक शख्स दूसरे की जान लेने के दर पे है, तो वो मंज़िल हमारी नहीं है। पाकिस्तान में आजकल हालात कुछ ऐसे ही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने साजिश का एक इल्ज़ाम लगाया, और साजिश का इल्ज़ाम लगाया अपनी हुकूमत के होते हुए, जब वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म थे, कि उनके अपने सफ़ीर ने एक परवाना भेजा है जिसके अंदर अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ने उनको आगाह किया है कि वो उनके रूस के दौरे से खुश नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्ची बात बताई उन्होंने। 7 से लेकर 27 तारीख तक ये ख़त लेकर वो बैठे रहे कि 27 को जलसे में लहराऊँगा, उससे सियासत में बहुत पजीराई मिलेगी। ये एंटी अमेरिकनिज़म बिकता बहुत है पाकिस्तान में। मस्जिद का मुल्ला तकरीर का आगाज़ इसी बात से करता है कि वो अमेरिका के ग़ुलामों, अमेरिका से डरते रहो, अल्लाह की फरमाबरदारी ना करना। तो हमारे यहाँ बचपन से लेकर बड़े होने तक ना एक जो नफ़रत पाई जाती है, एंटी इंडिया पाकिस्तान में नहीं, एंटी अमेरिकनिज़म ज़रूर बिकता है। वो ऐसी आग लगी है कि आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही। आज तक वो फ़साद की कैफ़ियत है, और फ़साद की कैफ़ियत अदारों के अंदर तक पहुँच चुकी है, क्योंकि इल्ज़ाम की नोयत ऐसी है कि रजीम चेंज किया है। रजीम चेंज के लिए शहबाज शरीफ को वो इल्ज़ाम नहीं दे रहे, वो शहबाज शरीफ के अलावा कुछ इदारों को इल्ज़ाम दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कैफ़ियत नहीं है। इंतशार है, फ़साद है, और मैं पहली दफ़ा ऑन एयर आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज को अगर कोई कमज़ोर करे तो ये पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। फ़ौज जब सियासत के अंदर मुदाखलत करती है तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब बनती है। हमने 71 का वाक़या इसलिए देखा कि उससे पहले मार्शल लॉ में ये वो भूल गए थे कि लोगों में यकजहती कैसे कायम रहती है। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद क्या हुआ, मुल्क के अंदर इंतहापसंद तंजीमें कैसे वजूद में आई। जनरल ज़िया के दौर को याद कर लें। जनरल मुशर्रफ के दौर का इख्तिताम किस चीज़ के ऊपर होता है कि पाकिस्तान ने खाना जंगी की तरफ चला गया। लेकिन पाकिस्तान को एक्सटर्नल जो थ्रेट्स थे जितने आए, आपको इंडिया, अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान में घुसा, वो तमाम अरसे में जब आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे, आपने एटमी हथियार बनाया, इंडिया ने आपको बम का धमाका करके आपकी जो सॉवरेनिटी थी, आपकी सालमियत थी, उसको थ्रेटन किया। इस तमाम अरसे में एक चीज़ जिसने पाकिस्तान को बचाए रखा वो फ़ौज की इंटरनल कोहेजन थी, चेन ऑफ कमांड था, चीफ़ की अथॉरिटी थी, नीचे सारे उसके एक हुक्म पर करते थे अमल। क्या वो आर्मी चीफ़, क्या वो DJISI वो किसी अमेरिका के कहे के ऊपर यहाँ रजीम चेंज करेंगे? रजीम चेंज करने की बदतरीन मिसालें जो मेरे पास दो हैं, वो मैं आपको दोनों बताना चाहता हूँ। एक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसकी हुकूमत गई, वो रजीम चेंज है। दूसरा है जनरल ज़ियाउल हादसा, वो रजीम चेंज है। फिर मैं कुछ और आपको, बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन पॉसिबली एक ऐसी इम्पैक्ट हो जो पाकिस्तान से बाहर पावर्स ने पाकिस्तान के अंदर अबतरी जैसे आजकल फैल हुई है, उन्होंने एक एक्ट किया जिससे फसाद फैला। फिर उससे आगे आ जाएँ 2014 का धरना, ये हमारे वो जो सेम पेज है ना, उसके फटने का नतीजा था। इमरान ख़ान को इदारे के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया, और ताहिरुल कादरी और इमरान ख़ान यहाँ धरना से जाके बैठ गए। और अब इमरान ख़ान की हुकूमत जाने के पीछे एक डिस्प्यूट है जो आज से चंद माह पहले DJISI की तैनाती से शुरू हुआ, और उसके बाद बयानबाजी, कभी न्यूट्रल को कह दिया ये तो जानवर होता है, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। ये अल्फाज से आप पुकारेंगे तो फिर क्या होगा? जो आपको कंधों पे बिठा के लाए थे, आपकी इज़्ज़त करते थे, आपका लिहाज करते थे, सीटें पूरी नहीं थी, सीटें दिलवाने के लिए, बंदे पूरे करने के लिए उन लोगों का रोल था, उनको जब आप जानवर से तशबीह देंगे तो फिर फसाद की कैफियत होगी। और वो फसाद ख़त्म नहीं हुआ, वो रिटायर्ड लोगों के अंदर तकसीम मौजूद है, वो सर्विस के अंदर मौजूद है, और ये पाकिस्तान के दिफा के लिए, सलामती के लिए, यकजहती के लिए ये ख़तरनाक बात है। उससे आगे चले जाएँ, मस्जिद नबी के अंदर एक वाक़या होता है। मस्जिद नबी के अंदर
पिछले दो ये धरने के ज़माने से शुरू करें, पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयां पिछले चंद सालों में आई हैं। एक IGI का क़याम था, जो मैं PTI की हुकूमत को भी कहता हूँ, ये IGI 2 है। IGI का क़याम जो था वो बदतरीन मिसाल थी सियासत में रवादारी और मुरवत को ख़त्म करने के लिए। PMLN उस वक्त कंधों पे सवार थी इस्टेब्लिशमेंट के, और अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए बेनज़ीर भुट्टो की, उनके ख़िलाफ़ वो कुछ बोला गया, हर्जा सराई की गई कि जो नहीं बोलनी चाहिए थी। माफ़ी मांगनी चाहिए इन लोगों को, जो हयात हैं वो दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। उसके बाद नवाज़ शरीफ जाता है तो गो नवाज़ गो के नारे कहाँ लगते हैं। ये कुछ यादें ताज़ा कर लें, शायद यादें ताज़ा हो जाएं, अगर जिसकी याद ताज़ा नहीं है उसको दोबारा याद आ जाएगी। दोबारा मस्जिद नबी के अंदर एक वाक़या पेश हुआ है। क्यों? अल्लाह के घर में, अल्लाह के नबी के घर में जहाँ आवाज़ों को बुलंद करना मना है, ये हुक्म है सूरह हुजुरात की दूसरी आयत के अंदर कि आपस में इस तरह मत गुफ्तगू करो। ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे गुफ्तगू मत करो जैसे आपस में कर रहे होते हो, अपनी आवाज़ें पस्त रखो। ये ना हो कि तुम्हें इल्म ही ना हो और तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएं। वहाँ पर ये चोर डाकू के नारे लगाने की जगह मिली थी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। और उससे फिर एक और स्टेप आगे आ जाए, हमने हर वो काम किया है जो इस मुल्क को अंदर से खोखला करने के लिए दरकार था, और उसमें सब ने अपना हिस्सा डाला है। यहाँ फैज़ाबाद धरना हुआ था तो नफ़रत का बीज बोने के लिए तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर लोगों पे गोलियां चल गई थी, फतवे पर्चे काटे गए थे तौहीन रसालत के ऊपर। अगर किसी की याददाश्त गुम है तो तहरीक इंसाफ वाली अपनी सियासत को दोबारा याद कर लें कि वो उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे, और उनकी सपोर्ट कौन कौन कर रहा था, किस पार्टी के लोग बड़े बेकरार थे कि हम अंदर जाके बैठ जाएँ। अल्लाह से इसकी भी तौबा कर लें। और आज जिन लोगों ने दोबारा से 295 की FIR काटी है उन लोगों के ऊपर जिसमें इमरान खान शामिल है, उन्होंने दोबारा गलत काम किया। इसके अंदर अभी 295C नहीं है, वो तौहीन रसालत वाला वो वाली क्लॉज नहीं है, यह है मुक़द्दस मुकामात की बेहुरमती। लेकिन ये जहन में रखिए कि आप एक ऐसी कौम जो इस बात का नाम लेने के ऊपर दूसरे का गला काटने पे तैयार हो जाती है, ये पूछे बगैर कि उसका जुर्म है कि नहीं है, वहाँ पर ऐसी क्लॉजेज़ को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। नहीं करना चाहिए। जिसने वहाँ पे बेहुदगी की है, जो बदतमीज़ शख्स है, जिसकी तहकीक से साबित हो जाए, उस एक को पकड़िए। लेकिन हर एक को इमरान खान का पर्चा काट दें ताकि वो खौफज़दा हो जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसको फसाद समझता हूँ, इससे बचें। इस मुल्क में आग लग जाएगी। एक बंदा इस चक्कर में मारा गया ना तो ये मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी तकसीम का शिकार है, इतना इस मुल्क के अंदर फसाद है, हर एक शख्स दूसरे को काफिर करार देने के लिए बेकरार बैठा हुआ है। और रमज़ान के महीनों में ये सारा फसाद फैला हुआ है। किसी को खुदा का खौफ नहीं आया, किसी एक जमात को। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर आयद होती है। ये हुक्मरान थी, अभी अभी हुकूमत इनकी गई है। एक लम्हे के लिए अगर झिझक गए हों ये साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए, और अब दोबारा पर्चे कटे हैं, तो अब इन्हें याद आया कि ये तो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। मैं यहाँ बैठ के कहता था कि मज़हब का नाम मत लें, या आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। आप मज़हब को दरमियान में ला के मज़हब के ऊपर अमल करने का हुक्म है। मज़हब की आड़ के पीछे छुप कर सियासत करने का हुक्म नहीं है। मज़हब के ऊपर अमल, क्या आपके किरदार इस बात की गमाजी करते हैं? कौन कौन लोग मज़हब के ऊपर अमल पैरा हो रहे हैं? कुछ अल्लाह से तौबा करिए और इस मुल्क के ऊपर रहम करिए। सारे लोग, सारे सियासतदान और तमाम अदारे भी। हम इस मुल्क को आधा गवा चुके हैं, बाकी आधा गवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तौबा करिए। पाक रात है, अभी 30 दिन आप सब ने रोज़े रखे हैं। किसी अल्लाह के नेक बंदे की अल्लाह दुआ सुन ले और हमें इस फसाद वाली कैफियत से आगे ले जाए। प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारे साथ मेहमान इसहाक डार साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब। डॉक्टर साहब, आपके मैंने ज्वाइन करने से पहले एक लंबी तमहीद बांधी, क्योंकि बहुत दिल जला हुआ था। 3-4 दिन के वाक़यात देख के लगता ही है कि अपने मुल्क में हम खुद अपने हाथों आग लगा के तो मज़ा देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये चिंगारी शोला बनेगी और पूरे मुल्क को जला के राख कर देगी। किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो किरदार अदा करना पड़ेगा। इंतज़ार में रह के तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने आपका इंट्रो सुना। ये इंतहाई बदकिस्मत मैं समझता हूँ कि कुछ चंद दिन गुजरे हैं और हम सियासत को अब हरमैन शरीफैन तक ले गए हैं। आपने देखा कि उसमें वीडियोस और इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त अवेलेबल है सोशल मीडिया में, और कैसे वो प्लान किया गया, कहाँ से लोग गए, कैसे कैसे ट्रॉल क्लेम किए गए। तो
हमारी जो कौम है, आप और मुझ समेत, मैं समझता हूँ कि हुर्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कट मरने के लिए तैयार होते हैं। और काश के ये जो जो मामला हरमैन शरीफ तक लेके जाया गया, एक प्लानिंग के तहत, एक होता है नेचुरल कुछ हो, एक प्लानिंग के तहत और एक ऑर्गेनाइज करके ऑर्केस्ट्रेटेड सारा एक मंसूबा बनाया गया, वो बड़ा शर्मनाक है। और अ, यानी इसहाक डार साहब, मस्जिद नबी के अंदर जो भी नारेबाजी लगी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची, जो कुछ भी, जिस तरीके से भी जो कुछ भी किया गया, वो हमारे वज़ीर थे, किसी को पसंद हो या ना हो। और उस अल्लाह के नबी के घर में, जहाँ पे इस्लाम में अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद व सलाम भेजो। जी, जी। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कुरान पाक में जब हुक्म हो गया तो मैं और आप, हम तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। लेकिन तहकीक के बगैर इमरान खान के ऊपर एफ़आईआर कटवाना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। मैंने ये एफ़आईआरें माजी में देखी हैं, आप लोगों ने 2018 में भुगती हैं, कई औरों ने भी भुगती होंगी। हमें परहेज़ गुरेज़ करना चाहिए। नहीं पसंद आया मुझे आपका ये तरीका। एक तो ये है कि इसमें एक क्लैरिटी ले आएँ कि हुकूमत जो है इस वक़्त, उसने कोई ये एफआईआर नहीं कटवाई, हुकूमत कटवा सकती थी। और ये लोग अगर कटवा रहे हैं तो आप उनके जज़्बात को रोक नहीं सकते, अगर वो नहीं काटेंगे जहाँ भी वो गए होंगे। मैंने भी सोशल मीडिया में 1-2 देखी हैं, वो फैसलाबाद है, कोई और जगह है। तो मैं समझता हूँ कि आप वो लोगों की जो है इस वक़्त गम-ओ-गुस्सा, उसको आप शायद काबू ना कर सकें। तो आगे तो लॉ ने अपना ड्यू प्रोसेस लेना है। और हमने तो यहाँ तक किया कि 2014 के धरने में पीटीआई पीटीपी के हमला हुआ, एंटी टेररिस्ट यानी वो पर्चे काटे गए। हमने तो किसी को लोग इमरान नियाज़ी साहब समेत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, हमने तो किसी को बैन नहीं किया कि टीवी में ना आ सके 4 साल। हमने तो किसी को ये नहीं कहा कि हुकूमत अपनी रिट दिखाए, इमरान खान साहब को पकड़े और जाके कोर्ट में पेश करे। तो हमने तो उनको खुला छोड़ा हुआ था। अब एक तो डर आप साहब, लेकिन मैं, आप पार्टी के करता धरता हैं, आपसे जी। दरख्वास्त करूंगा कि एक तो इमरान खान का नाम तब तक उस एफआईआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो कैंसल क्वाशमेंट की तरफ जाएं जब तक आपको तहकीक के नतीजे में ये बात साबित ना हो जाए। एक मैं वो हिस्सा है। दूसरा, आपको तहकीक ये करनी चाहिए कि इसके प्लानर्स कौन थे, किन्होंने किया, उनको पकड़ें, आप उनको सजा दें। मलिक साहब, आप मैं किसी का नाम इमरान खान हो या कोई और हो, रिगार्डलेस, हमें ये देखना चाहिए कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज यही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ, आईनी तरीके के साथ वो अदम एतमाद के लिए मुल्क से, हुकूमत से बाहर निकले। क्या ये नहीं है? क्या वो इलेक्शन चोरी करके नहीं आए थे? क्या आरटीएस बंद नहीं हुआ था? मैं उसमें उसमें भी नहीं जाता। जो उन्होंने मुल्क में जो महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया, जो गुर्बत में 2 करोड़ लोगों को मजीद धकेल दिया, हमने बाहर निकाला था, जो बेरोजगारी का मामला कर दिया, जो इस मुल्क में जो 2% खाने पीने की अच्छे की महंगाई थी, उसको वो 19 और 24% पे लेके शहरों में और देहातों में अभी भी डबल डिजिट है। तो ये उसका सारा किया जा रहा है। ये आपका ख्याल है कि अगर ये परफॉर्म करते तो ये इनको यानी अपोजिशन निकाल सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका प्लान ही कोई नहीं था। तो बात यह है कि आप जरा रूट कॉज में जाएं कि क्या वजह क्या हुई है। एक तो उनकी नॉन परफॉर्मेंस, दूसरा उनका जो है फॉरेन रिलेशन की तबाही, तीसरा कि जब देखा कि जो आवाम इस वक्त उस तरफ चली गई है और अपोजिशन एक आईनी रास्ता इख्तियार कर रही है, ये कोई सड़कों पे आके और धरना 126 दिन का दे के नहीं इनको निकाला गया, तो उसको उसको यानी बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जाहिर है कि 2 दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा इन्हीं इक़्तिदार के हवालों से निकली वज़ीर आज़म होते हुए, 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब निकले। अगर इमरान नियाज़ी साहब एक बार निकले तो कौन सी प्रॉब्लम आ गई? तो ये एक्चुअली वो एंगर है कि मैं नहीं तो कोई नहीं। तो ये जो है सिस्टम को, मुल्क को तबाही के दहाने पे ला देना और फिर यहाँ तक चले जाना कि हरमैन शरीफ है, एक जो हुर्मत और जो तकद्दुस है, उसको भी, तो फिर तो यही होगा जो आप देख रहे हैं। तो बात ये है कि मैं तो आपको बोला, मैं बहुत बड़ा रिकंसिलिएटर हमेशा से रहा हूँ। धरना उठाने वाला इनका मैं फैजाबाद का धरना नेगोशिएट मैंने किया, लेकिन मुझे भी दुख है कि भी आप यहाँ तक रहे, सियासत मुल्क के अंदर रखे, आप मुल्क से बाहर भी वही वही सियासत कर रहे हैं। और जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये मजहब का कार्ड और एंटी वेस्ट कार्ड तो हमेशा खेला जाता है, वही ये खेल है इस्लामोफोबिया और एंटी वेस्ट। और वही साइफर्स हमने भी दर्जनों देखे हैं, हर महीने जब गवर्नमेंट में थे साइफर्स आते हैं। आप होस्ट कंट्री में लोग इसहाक डार साहब, आपके जो आपको है ये पता नहीं, आप आते पाकिस्तान से दूर हैं, आपको एहसास है कि नहीं है कि जो इस वक्त इदारे के अंदर तकसीम है रिटायर्ड लोगों में भी और हाजिर सर्विस में, बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, ऑन एयर कहनी बड़ी मुश्किल है मैं, लेकिन आपको ज़िम्मेदारी से ये सवाल कर रहा हूँ, बहुत पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है,
पाकिस्तान के दुश्मनों का मफाद उससे सर्व हो सकता है, पाकिस्तान का मफाद उससे नहीं बचता। उसके लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तकसीम से बचाने की ज़रूरत है। कौन करेगा वो किरदार अदा? हम तो अपना ड्यू शेयर से ज्यादा हमेशा डालते हैं। मैंने भी आपको कोट किया 2014 के बाद। क्या हम नहीं पकड़ सकते थे न्याजी साहब को? क्या हम नहीं उनको एब्सकॉन्डर तक बैन कर सकते थे? हमने तो नहीं किया, एक काम भी नहीं किया। वो तो जब इलेक्शन जीत गए उसके बाद जाके वो एब्सकॉन्डर जो थे वो उसके बाद जाके एंटी टेररिस्ट कोर्ट में गए और जाके जमानत ली उन्होंने और उसके बाद हल्ला उठाया। हमने तो अब हमेशा ये किया है, मुल्क के इंटरेस्ट में काम किया है। वो न्यूक्लियर का धमाके हो, वो आपके धरने हो, वो कोई भी चीज हो, हमने हमने इफाम और तफहीम के साथ कोशिश की है। इसी पार्टी के साथ मैंने नेगोशिएट किया। आपको याद होगा 126 दिन का धरना कैसे उठा, इनके मर्जी के मुताबिक एक इंक्वायरी कमीशन कैसे बना, 4 हल्के और 35 पक्ष कैसे इन्वेस्टिगेट किए गए। जस्टिस नासिर मुल्क इनके कहने पे उनको उनका सरबराह बनाया गया कमीशन का। और जब उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी नहीं है, हल्के चोरी हो गए हैं, इसे नॉर्मल इरेगुलरिटी छोटी मोटी जो है वो है, तो इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि ये तुम्हारा सियासी बयान था। आप प्लीज आप सबको हमें जरूर कहें, हमारी जिम्मेदारी है, इस वक्त हम गवर्नेंस में है, हम कोई किसी को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के जज्बात को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। सर ये तो एक हिस्सा है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी भी कि मेरे समेत हम बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं, मुझे भी बोलना चाहिए, आप भी बोलिए कि फसाद की तरफ ना जाएं। दूसरा साजिश वाला हिस्सा है जिसके ऊपर अभी अंजाम उसका हुआ नहीं है। मैं दिल से ख्वाहिशमंद हूँ कि जिस तरह मेमो कमीशन बना था, मेरी दिली ख्वाहिश है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे ना तजर्बाकारी हो, आप लोग मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट मांगे आर्मी चीफ से, सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट मांगे DGISI से, सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट मांगे असद मजीद से, फॉरेन सेक्रेटरी से, और वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा करवाई जाएं ताकि कौम को पता चले कि कोई साजिश थी, कि झूठ का बयानिया है, उसके ऊपर कोई तो ऐसा फोरम होना चाहिए जिसके ऊपर कौम यकीन कर ले। कौम को बताइए कि सच क्या है। वो आर्मी चीफ का एफिडेविट आने की मिसाल है मेमो गेट में, DGISI की एफिडेविट आने की मिसाल है मेमो गेट में। तो ऐसा कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बनना चाहिए। ठीक हो, मतलब से दो चीजें, अगर पॉलिसी है कि मैं ना मानूं तो वो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जैसे फिर ये कुछ और कहेंगे। आपके सामने है कि 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मिली, एक दफा इनके होते हुए मिली और एक दो उसके बाद मिली। उसकी जो प्रेस रिलीज है वो ट्रेडिशन ये है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो मेंबरशिप है उसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो जॉइंटली उसको वेट करती है, उसको क्लियर करती है, फिर पब्लिक होती है। मैं तो उसका हिस्सा रहा हूँ। ये जो पहली हुई जब इमरान खान से खुद हेड कर रहे थे और इन्होंने बुलाई, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, दोबारा उसके ऊपर एक मीटिंग हुई, उसके बाद फिर आपने देखा कि एक ये प्रेस रिलीज उसके बाद हुई। उसमें पहले में भी यही था, साजिश कोई नहीं है, दूसरे में भी यही था, साजिश कोई नहीं है। DGISPR जो उनका स्पोक्स पर्सन रह जाता है, वो उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग करके बताया कि जी कोई साजिश नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट का देयर इज नो ट्रूथ इन इट। अपना व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन में उन्होंने ऑफिशियली यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देयर इज नो ट्रूथ इन इट। चलें, आपको कोई चीज मंजूर नहीं, मैं मुझे कोई इतराज नहीं है, PML को कोई इतराज नहीं कि अगर इंक्वायरी कमीशन बन जाए। हम तो बल्कि हमने तो, अगर आपको याद हो कि जब इन्होंने वो धरने के दौरान उस वक्त जब हमने लिखा था एक लेटर उस वक्त चीफ जस्टिस को, उन्होंने कहा जी कि इंक्वायरी कमीशन जो एक्ट है 1956 बहुत कमजोर है, इसमें जान नहीं है, इसमें इसको आपको यानी पावर्स देनी पड़ेंगी। और पुराना जो था उसमें तो ये था कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो पब्लिक होगा। हमने उसको भी चेंज किया। अब तो इतने ट्रांसपेरेंटली काम किया कि हमने इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 दे दिया, हम उसके तहत इनका ये सारा करा। बात ये है कि अगर आपने ये अगर फैसला कर लिया, आई थिंक आप लोगों की बहुत बड़ा फर्ज है कि आप हमें भी समझाएं और हम बिल्कुल ओपन माइंड से सुन रहे हैं। क्या मैं ये आपसे पूछ लूं एक सवाल, फिर ब्रेक करीब आ रही है। क्या इंक्वायरी कमीशन 2017 जो PMLN का बनाया हुआ है उसी के तहत आप वो सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा करके कमीशन बनवा के उसकी रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए तैयार हैं? मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं को सपोर्ट करूंगा, लेकिन बाय द वे कि वो जरूरी नहीं है कि आप उसके सुप्रीम कोर्ट में आप उसको करें। आप किसी भी रिटायर्ड जज को, किसी को भी उसका हेड लगा सकते हैं। यानी इन्होंने भी आपको पता है ब्रॉड शीट का इन्होंने जो किया था आपके सामने, तो एक रिटायर्ड जज को लगा दिया था, अजमत आपको पता है शेख को। तो उसमें कौन सा मसला है? मसला नहीं है। इंक्वायरी कमीशन एक्ट हैज स्टैंड अलोन अपनी उसकी शनाख्त है, उसके तहत आप कर सकते हैं। असूल की बात आप ये कर रहे हैं कि जी क्या इस साजिश के हवाले से, यार एक सफा है मलिक साहब, एक सफा है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट मंगा के देख लेता तो बेहतर है।
क्यों नहीं देखते वो? मैंने एफिडेविट के बाद की बात है, कोई ऐसी कोई टेक्निकल इंग्लिश तो नहीं है, उसमें साइफर है, उसको उन्होंने ये टाइप करके दिया हुआ। साइफर तो था भी नहीं, उन्होंने जेब से निकाल के दिखाया था। साइफर का उसका रंग ही और होता है। वो तो उस साइफर को टाइप करके इनको दिया गया। आई होप कि उन्होंने उसको सही किया। दो चीजें ये माइंड में रखें। एक तो ये है कि जो आपका अपना सफीर या सफारती अमला है, जिसके साथ इंटरेक्शन होते हैं अपनी होस्ट कंट्री में, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट किसी भी मुल्क में, तो वो अपनी आके अपनी राम कहानी लिखते हैं अपने हाथों से कि व्हाट ही फील्स, व्हाट ही फेल्ट, क्या उसको कहा गया, क्या कोट एंड कोट भी होते हैं। तो वो तो कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है उसको देखना, उसको करना। और मैं एम श्योर कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने देखा है। दैट मींस कि एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई। मैं डर साहब एक ब्रेक करीब आ रही है, लेकिन एक चीज़ की मैं वजाहत ऑन एयर कर दूं ताकि किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन ना रह जाए। नेशनल सिक्योरिटी पहला इजलास इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे के बाद किया था। उस दौरान 3 हफ्ते ये बैठे रहे थे। जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपने कहाँ ये शेयर किया, कहाँ इन्वेस्टिगेट करवाया है, तो फिर 30 को काबीना का इजलास बुलाया। उससे पहले काबीना का भी इजलास नहीं बुलाया। 31 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो डीजीआई की प्रेजेंटेशन थी कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो अपना एलामिया जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। वो क्या चीज़ मुदाखलत है? दैट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस। जो उसका बयान था लू का, डोनाल्ड लू का, कि इसका दौरा रूस हमें पसंद नहीं आया, वो चीज़ को मुदाखलत करार दिया गया था, रजीम चेंज को नहीं। फिर दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, दोबारा इदारों ने प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने दोबारा कहा कि साजिश नहीं है। ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है, इसलिए इबहाम मत रखें, नफ़रत इतनी ना फैलाएं कि लोग एक दूसरे को वो कुफर के फतवे लगाने पे मजबूर हो जाएं। खुदारा कुछ पाकिस्तान पे रहम करें। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे डॉक्टर साहब पाकिस्तान की इकॉनमी और शहबाज शरीफ ने जो अभी विज़िट किए हैं उसके हवाले से भी पूछूंगा। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तोशा खाना एक बड़ी बदनाम ज़माना चीज़ रही है, और तोशा खाना बदनाम ज़माना सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। आसिफ अली जरदारी, उनकी हुकूमत में तहफ़ लिए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर हार का इल्ज़ाम बड़ा संजीदा इल्ज़ाम था। PMLN की हुकूमत में तहफ़ लेने और वसूल करने, और कहा यह जाता था कि वो एक तरीक़ाकार है, 20% के ऊपर तोहफ़ा ले लेते हैं। मैंने जिस दिन से इमरान खान के ऊपर एलिगेशन आना शुरू हुए हैं कि उन्होंने एक घड़ी, कोई बहुत ही महंगी घड़ी है, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में तहफ़ उन्होंने बेचे हैं, तो उस दिन से एक सवाल उठाता हूँ तमाम मेहमानों से कि क्यों नहीं हम ये तोशा खाना के तहफ़ जो पाकिस्तान को मिलते हैं इनको ऑक्शन करते। वो हो सकता है कि 50 लाख की घड़ी जो सऊदी प्रिंस ने या किसी किंग ने दी है, वो लोग तोहफ़ा तन उसको जाके 1 करोड़ या 2 करोड़ की ख़रीद लें कि ये सऊदी किंग की दी हुई घड़ी है, तो हम उसको जेब में डाल के घर क्यों ले जाते हैं। मेरी बात का किसी अभी तक मेहमान से जवाब मुझे मौसर तौर पर नहीं मिल सका, लेकिन एक मोदी पाकिस्तान का दोस्त तो नहीं है, वो हम उसे बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं मोदी को, लेकिन मोदी का बुचर ऑफ गुजरात के ज़माने का ही एक बयान है जिसको उसने अभी हाल ही में सुनाया है, वो सुनवाता हूँ तो फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। दिखाइएगा। इसहाक डार साहब, ये बयान सुनवाने का मकसद ये है कि अब आपकी हुकूमत है, माजी में तो जो हुआ मैं उसकी किसी से वजाहत नहीं अब मांग सकता, लेकिन हाल में जो आप करें वो आप एक मिसाल कायम कर सकते हैं। जो तोहफ़ा मिलता है हम उसे ऑक्शन करके ऐसे ही किसी नेक मसरफ़ में क्यों नहीं लगा देते। बच्चियां पाकिस्तान में लावारिस रुलती हैं या मदरसों के अंदर छोड़ आते हैं वालदैन, जिनको सर पे वालदैन का दस्ते शफ़क़त उठ जाता है, या उनको रोटी खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि उनकी इज़्ज़त महफूज हो जाए। आप खुद एक चलाते हैं स्टूडेंट्स की वेलफेयर, तो क्यों नहीं हम ये इस ऑक्शन को भी इस काम के लिए लगा देते? बताइए मुझे। देखिए, मैं इस पे भी जवाब देता हूँ। आप ब्रेक से जाने से पहले हमारे से जो आपने फरमाया था ना जी कि मैं समझता हूँ कि एक चीज तो फिर हमें मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो मेंबरशिप है और जो वहाँ से जो फैसले होते हैं, हम इमरान ऐसे उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके होते हुए भी वो पब्लिक हुआ, और अब हम जो बात कर रहे हैं कि जिस पे कमीशन बनाया जाए, मुझे एतराज नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक चीज फंडामेंटल नजर आ रही है कि जो चीज उनके मतलब की नहीं होती उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना नाम खुद देते हैं अपोजिशन को, मियां शहबाज शरीफ साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसको वो बाकायदा उसकी तारीफें करते हैं। जब वो इलेक्ट यानी अपॉइंट हो जाते हैं और हम कहते हैं ठीक है फाइन, अगर आपकी ये प्रायोरिटी कर लें, तो उसके बाद फिर जब उनको नजर आता है कि फॉरेन फंडिंग के मामला जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं और सारा सबूत शट एंड ओपन शट केस बन चुका है, उसके बाद फिर उनको वो बंदा पसंद नहीं होता,
वो फिर PMLN की बन जाती है। ये एक नहीं है, मैं आपको दर्जों मिसालें दे सकता हूँ। ये माइंडसेट चेंज करना होगा आपको। आपका भी फर्ज है, आप कुछ उनको उनको यानी ये सोचने पे मजबूर करें कि उनका तरीका जो है यानी ऑपरेशनल वो ठीक नहीं है। वो एक सियासतदान या सर एक लेकिन लीडर क्या आप इस तजवीज़ को सपोर्ट करते हैं डार साहब के जितने किस भी तोहफे किसी को भी मिले, पॉलिटिशियन को मिले, जर्नैल को, जज को, किसी को भी पब्लिक मतलब पोजीशन में रहते हुए, ऑफिस पोजीशन में रहते हुए वो ऑक्शन होंगे, किसी की जेब में नहीं जाएंगे? मलक साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मोदी साहब ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन सैलरी तो ली होगी। हम तो सैलरी भी नहीं लेते रहे। आई नेवर टुक सैलरी राइट फ्रॉम 93 जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मेरी तो हमेशा सैलरी गुलाब देवी हॉस्पिटल में जाती थी, ऑर्फनेज हाउस में जाती थी, मियां नवाज शरीफ की इसी तरह जाती थी, मियां शहबाज शरीफ की अब जाने शुरू हो गई है। मैं मतलब है कि ये हमें हमें हम पब्लिक इसकी पब्लिसिटी नहीं करते। यहाँ तो लोग हैं कि नाजी साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आके उनको वो अपने प्राइवेट अदारों के लिए डोनेशन लेते रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उनको नहीं लेना चाहिए था ईदी के बेटे से 1 करोड़ रुपए का चेक ऑन ऑन कैमरा, उनको लेना ही नहीं चाहिए था। मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि वो बिजनेसमैन को रीच आउट करते रही उनकी फैमिली, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि उनके अपना ये यूनिवर्सिटी बनाना उसके लिए 70,000 स्क्वायर फीट बना के फ्री दे दें। छोड़े प्रोवाइड यू एविडेंस। आपका तो आप हमें हमें जिन बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, इसहाक डार साहब, जिन बच्चों को आप लुक आफ्टर करते हैं उनकी आज नहीं तादाद है, कितनी है? ऑर्फनेज होता है 2003 से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 100 बच्चे हैं, उनकी यतीम बच्चे हैं। तो होता है उन हम उन तकरीबन बच्चों 10 की साल। तादाद कितनी है जिनको आप लुक आफ्टर करते हैं डार साहब? जी उन बच्चों की तादाद कितनी है जिनको आप लुक आफ्टर करते हैं? ये करीबन 100 बच्चे हैं जी। 2-4 कभी कम हो जाते हैं जो पढ़ के निकल गए, फिर वो रिप्लेसमेंट आ जाती है। 100 बच्चे होते हैं जी। उनकी जो हमारी कैपेसिटी है ऑर्फनेज हाउस की, जो अभी करीबन यानी 18-19 साल से चल रहा है, और साथ हम जो हमारी फाउंडेशन है वो करीबन 2,500 से शुरू हुई थी। लोगों को रमजान राशन, और लोगों की जो बहुत सफेद पोश, मुझमें नाम भी नहीं लेने चाहिए थे, माशाल्लाह कोई डॉक्टर बन चुका है। तो ये चीजें अल्लाह की खुशनुदी के लिए होती हैं, उसको पब्लिसिटी तो करना मकसद नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हमारा चल रहा है। 10,000 फैमिलीज जो है वो हर साल, सबको पता है, पूरे लाहौर में पता है। लेकिन मैंने कभी पब्लिसिटी ना की है, ना करनी चाहिए। आप अपना सवाब काम कर लेते हैं आप ऐसी चीजों पब्लिसिटी का। अभी मैंने एयरवाई से अपना डेफेमेशन का केस जीता है। जितने मुझे वो डैमेजेस मिले एयरवाई ने यहाँ दिया है, 85,000 झूठ बोलते हैं पाकिस्तान में बैठ के टेलीविजन पे। ये यहाँ तो हाईकोर्ट ने उनको नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने डैमेजेस दिए। मैं जो वकला का खर्चा था मैंने कहा वो निकाल के, जो भी, मैं एक पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहता जो मैंने डैमेजेस एयरवेज से वसूल किए हैं। ये गरीबों के इलाज के लिए एक लाहौर में हॉस्पिटल जिनका क्रेडिबल है, शरीफ ट्रस्ट, उसमें भेजते, मैं उनको वकील के से ही डायरेक्ट भिजवाए। मतलब साहब ये चीजें अल्लाह के फजल से किस हॉस्पिटल को डोनेट किए? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। किस हॉस्पिटल को डोनेट किए हैं वो पैसे आपने? शरीफ ट्रस्ट में फ्री मेडिसिन जो लोग शरीफ नहीं ट्रस्ट में। अफोर्ड, वो सीधा अच्छा मेरे डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ा सा और बताएं, थोड़ा सा इसको आगे चलाएं, टाइम ना निकल जाए। जी आप ये मुझे बताइए कि आप वापस आके आपके जी ऊपर जो इश्यूज है, केस हैं जो आपके ऊपर, कि वो रिटर्न फाइल किया नहीं। आप कहते हैं मेरे पास 24 साल की रिटर्न है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसके मैं अंदर सारा डिक्लेयर्ड है। आप अब भाई, अदालत में कब पेश होंगे और अपना वो केस कब साफ कराएंगे? मैं आपके मुंतज़िर हूँ। अच्छा, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। जो तोशा खाना का, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन बैठे इसका फैसला कर ले, बड़ी अच्छी बात है। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, कोई अच्छी बात है, ये आइडिया अच्छा है कि जी जो भी कोई तोहफा मिलेगा, ये जो मोदी साहब की आपने सुनवाया है, अगर कैश कोई दे तो वो तो इन एनी केस आप 20% दे के तो चेक नहीं रख सकते। वो तो बिल्कुल उन्होंने अनयूजुअल बात सुना दी है। वो चेक आते रहे हैं, और वो इमरान नाई साहब अपने प्राइवेट अदारों पे लेते रहे हैं, और मीडिया में सारा सबूत मौजूद है कि लोग आके देते थे, बिजनेसमैन, और वो जाते थे। और मैं जैसे कहा, हाँ, जहां तक मेरा केस है मलिक साहब, मेरा केस बेसिकली एक फ्रॉड केस है। और चूंकि मैं फिजिकल डिसिप्लिन नाफज करने का बहुत सख्त बिलीवर हूं, और मैंने हमेशा किया। मैंने 97-99 में जो कीमत अदा की, कि मैंने आते ही, जो आप कह रहे हैं ना, आपने टॉप से शुरू करना है। अगर तोशा खाना की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में इस मुल्क में किसने 3,000 सीसी की प्राइवेट मर्सिडीज गाड़ियां इंपोर्ट करने का, जो वीवीआईपीज हैं 15-20 इस मुल्क में, किसने बंद किया? मैंने बंद किया था एज कॉमर्स मिनिस्टर 97-99। एक लाइसेंस नहीं दिया। मुशर्रफ साहब बहुत अपसेट हुए, और मैंने 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा बना, मैंने चेक करवाया कि क्या मेरा बैन मौजूद है, ये खत्म हो गया है। और वो बैन जो है 2006 में दोबारा उठाया गया, एकदम वन ऑफ, और फिर गाड़ियां दी गई चीफ मिनिस्टर दूसरे लोगों को। आप ऐसी चीजों जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज है, मतलब को जान देनी है। हमने
इस मुल्क को आगे लेके अगर जाना है आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। तोशा खान इज अ गुड आइडिया कि लेट देयर बी अ न्यू रूल और नया फैसला हो जाए कि जी आइंदा किसी को भी जो इस तरह का गिफ्ट मिलेगा वो होगा, यानी ऑप्शन होगा। अब मेरी तरफ आ जाते हैं। मेरे ऊपर ये इल्जाम है। ब्रेक ले लें, ब्रेक भी अब आपसे जवाब लेता हूँ, जवाब अधूरा रह जाएगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डर साहब कब आएंगे और कब अदालत के सामने पेश होंगे अपने केसेस का सामना करेंगे? जी मैं ब्रेक से पहले आपने सवाल किया था, वही अर्ज करने लगा था कि मैंने मलिक साहब पिछले करीबन 40 साल से कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। और मेरे ऊपर ये जो मेरा केस है बुनियादी तौर पे ये है कि मैंने 1981 से 2001 यानी 20 साल मैंने पाकिस्तान में सियासतदान में था, मैं काबीना में था, मैं पॉलिटिकल लीड, मैं कोट कर रहा हूँ जेटी का एक सफ़ा जिसपे ये एक सफ़े की फाइंडिंग्स हैं कि जी इसके बावजूद इसने 20 साल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। ये नहीं किया कि मिली नहीं है या मिसिंग है या हमने पता किया, तो ये कुछ नहीं है। ये मेरा केस है। और आपको याद होगा कि बड़ा धूम मचाई गई कि जी इंटरपोल में हमने भेज दिया और बस रेड वारंट आ गए। सर सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं मेरे पास प्रोग्राम खत्म होने में। आप मुझे क्विकली बताइए कि आप कब वापस आएंगे और कब अदालत का सामना करेंगे? सवाल किया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल एक फोरम पे मैंने वो सारा जो सबूत हैं वो मैंने दिखा दिए हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनकार हुआ। मुझे एक क्लीन चिट भेजी गई कि जी आपके खिलाफ कुछ नहीं है। सारी दुनिया में हमने लिख दिया है कि आपके खिलाफ पाकिस्तान हुकूमत के कहने पे अगर इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ डाला गया तो रिमूव कर दें और हमें कंप्लायंस दें। एक दूसरा ये है कि आज ही मेरे पास हर चीज मौजूद है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा था, लेकिन जज साहबान कुछ अननोन रीजन से जल्दी में थे। उन्होंने कहा जी अब जाके बाद में दिखा दे। भाई आपका उसके आगे कोई फोरम नहीं है जहां अपील सुनी जा सकती है। और आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जेटी कह रही है 20 रिटर्न थी। मैं जाकर सामने फोटो कॉपी इतना बड़ा बक्सा सब टीवी पे चल रहा था जब अंदर आया सुप्रीम कोर्ट में जी 34 ईयर टैक्स रिकॉर्ड और सेनेटर कब आके अदालत जाएंगे? कब आके पाकिस्तान अदालत जाएंगे? पाकिस्तान कब आएंगे? अपनी मलिक साहब 2018 से आपको तो पता है कि मेरा पासपोर्ट जो था वो मेरे ऊपर बहुत नवाज़त की गई। और वो आपको भी पता, मुझे भी पता, कम आपको पता है कि मैं फिस्कल डिसिप्लिन पाकिस्तान में कायम करते करते मैंने ये सारा भुगता है पाकिस्तान की खातर, क्योंकि मेरी जेब से तो पैसे नहीं जाने थे, ना किसी की जेब में जाने थे। अगर मैं 2013 में जब फर्स्ट टाइम दोबारा मैंने चार्ज संभाला 2013 की गवर्नमेंट में, और मैंने आते ही टाइम खत्म हो गया मेरे पास। आप पाकिस्तान कब आएंगे? लास्ट आंसर। जो 43 बिलियन का जो डेस्टिनी फंड को जीरो किया, तो मैं मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे मैं फिजिकल डिसिप्लिन नाफिज करूंगा। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह जब मेरी मेडिकल क्लियर होगा, मेरा पासपोर्ट हाथ में आ जाएगा, मुझे इन्होंने इतला की है, मेरा पासपोर्ट इशू कर दिया है 2018 के बाद। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इंटरनेशनली ये आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने तो वो काम किए हैं कि अजीब। तो इंशाल्लाह मेरे पास हर चीज मौजूद है, मैं आऊंगा तो ये केस तो हवा में उड़ने वाला है। मुझे 2 चीफ जस्टिस कह चुके हैं फॉर्मर कि जी ये 10 मिनट का केस है और हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे ब्रदर जजेस ने ये आपके खिलाफ फैसला दिया है। जब मैंने सारा जो सबूत मैंने जो इंटरपोल को भेजे थे, मैंने 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस को भेजे थे। तो मेरा केस कुछ नहीं है। मेरा केस है कि आप क्यों आंखें दिखा के फिजिकल डिसिप्लिन इस मुल्क में नाफिज करते हैं। हर फाइनेंस मिनिस्टर को करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। अल्लाह को जवाब दे है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे है, क्योंकि कलमा शरीफ के नाम पे ये मुल्क बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अगर इसहाक डार का जो मुल्क के लिए ये नहीं है, तो उसको फिर इस तरह आपने मिसाल बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं भी अल्लाह के फजल से फाइटर हूँ, आई फाइट इट आउट इंशाल्लाह। जो ऑफिस होल्ड करें पूरी ईमानदारी के साथ उस पर अपना फर्ज अदा करना चाहिए, चाहे नौकरी जाए या जान जाए, इसमें 2 राय नहीं है। मैं तो इसहाक डार साहब जी, इसहाक डार साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।